हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें अच्छा स्कोर किए बिना हम उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते। एग्ज़ाम के अलावा हमें आम जिंदगी में भी करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से अपडेट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए एक ये वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम जो हाल ही में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उनकी चर्चा करेंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा कि रोज़ हम आपके लिए एक ये जनरल अवेयरनेस का वीडियो लेके आएँ, ताकि आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में जो पहला टॉपिक है, उसमें कहा गया है कि इंडिया एम्स टू अचीव अ डेब्रीज फ्री स्पेस मिशन। डेब्रीज फ्री स्पेस मिशन मतलब क्या होता है? डेब्रीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? डेब्रीज होती है मलबा, किसी भी चीज़ में जो मलबा होता है या फिर वो वस्तु या वो चीज़ होती है जो जिसका अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हमारे देश ने क्या डिक्लेयर किया है कि हमारा देश ये प्लान कर रहा है एक डेब्रीज फ्री स्पेस मिशन। स्पेस मतलब अंतरिक्ष। एक डेब्रीज फ्री, हम जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट्स वगैरह भेजे गए हैं जो अब कार्यरत नहीं है, जिसकी वजह से स्पेस में काफ़ी ज़्यादा मलबा हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स स्पेस में पाए जाते हैं जो हमारे ग्रह के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इंडिया ने यह प्लान किया है कि हम एक डेब्रीज फ्री स्पेस मिशन लॉन्च करेंगे, जिससे कि हम अंतरिक्ष में जो मलबा है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। तो अब क्या कहा है यहाँ पे देखिए, प्रश्न जो बन रहा है वो क्या है? इसरो कब मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की योजना बना रहा है? When does ISRO plan to achieve debris free space mission? स्पेस मिशन, डेब्रीज फ्री स्पेस मिशन के लिए इसरो ने कौन से साल को चुना है, कौन से साल तक हम यह मिशन अचीव कर लेंगे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वर्ष 2030 तक। इसरो ने ये डिक्लेयर किया है कि वर्ष 2030 तक हम हमारा डेब्रीज फ्री स्पेस मिशन अचीव कर लेंगे। अब ये तो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हो गया है, क्योंकि इससे संबंधित हाल ही में एक इवेंट हुआ था जिसके बारे में हम वीडियो के आगे अगले हिस्से में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही एक जनरल नॉलेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक प्रश्न ये है, इसरो ने अब तक मंगल ग्रह पर कितने मिशन भेजे हैं? मंगल ग्रह पर हमारे देश से कितने मिशन भेजे गए हैं इसरो द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों एक। मंगल ग्रह पे एक मिशन भेजा गया है जिसका नाम था मंगलयान। मंगलयान नाम था उस मिशन का, और जो वर्ष 2014 में मंगल की मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हुआ था। तो एक मिशन मंगलयान नाम का मंगल ग्रह पे भेजा गया है मिशन इसरो द्वारा। तो ये जनरल नॉलेज से संबंधित, स्टैटिक जीके से संबंधित ये प्रश्न हुआ। हमने जो करंट अफेयर्स लिए हैं, उन करंट अफेयर्स के साथ साथ उससे संबंधित जो स्टैटिक जीके हो सकता है या फिर जो जनरल नॉलेज हो सकता है, उसको भी डिस्कस किया है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं पूरी डिटेल में क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया एम्स टू अचीव अ डेब्रीज फ्री मिशन स्पेस मिशन बाय 2030। अब इससे संबंधित जो घटना है वो है, देखिए, इसरो चीफ अनाउंस्ड एट IADC's एनुअल मीटिंग अबाउट कंट्रीज प्लान टू अचीव डेब्रीज फ्री मिशन स्पेस मिशन बाय 2030। इसरो के जो प्रमुख हैं, उन्होंने एक IADC की जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें हाल ही में डिक्लेयर किया है कि हमारा देश 2030 तक इस डेब्रीज फ्री स्पेस मिशन अचीव करने की कोशिश कर रहा है। अब ये IADC क्या होता है दोस्तों? IADC क्या है? इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रीज कोऑर्डिनेशन कमेटी।
इंटर एजेंसी, एजेंसी शब्द क्यों यूज किया? अब देख, हम जानते हैं कि हर एक जो प्रमुख देश हैं उनकी एक स्पेस एजेंसी है जो अंतरिक्ष से संबंधित, स्पेस से संबंधित प्रोग्राम को मॉनिटर करती है, लॉन्च करती है। जैसे हमारे देश की जो एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो है। हमारे देश की जो एजेंसी है इसरो है। इसी प्रकार अमेरिका की जो एजेंसी है, काफी प्रसिद्ध एजेंसी है, आप सब जानते होंगे दोस्तों, नासा है। चाइना की CNSA है। इस प्रकार की जो एजेंसीज हैं, उन इंटर एजेंसीज मतलब इन एजेंसीज के बीच की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो स्पेस को डेब्रीज, स्पेस में जो डेब्रीज है उनसे संबंधित चर्चा करती है, उससे संबंधित फैसले लेती है। तो ये क्या है कि एक इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है कि एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है एमिंग टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स टू डील विद डेब्रीज इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड फाउंडेड इन 1993। तो ये जो कमेटी है इसका गठन 1993 में हुआ था। ये जो सभी देश हैं जिनकी प्रमुख स्पेस एजेंसीज है उनके बीच की एक फोरम है जिसका काम ही ये है कि ये उन मुद्दों पे चर्चा करती है जिससे कि अंतरिक्ष में जो मलबा है उसे हटाया जा सके, अंतरिक्ष को मलबे से मुक्त किया जा सके। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमको याद रखना चाहिए। एनुअल मीटिंग ऑफ IADC वाज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली इन बेंगलुरु। तो अब ये करंट अफेयर्स कैसे बना कि कुछ दिनों पहले IADC की एनुअल मीटिंग हुई थी बेंगलोर में, और उसमें हमारे इसरो के चीफ ने कहा था कि इंडिया का जो प्लान है वो 2030 तक स्पेस को डेब्रिस फ्री बनाना है। अब और आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एस्टिमेट्स से देयर आर नियरली 10,000 एक्टिव सैटेलाइट्स इन अर्थ्स ऑर्बिट। अभी अनुमानों के अनुसार लगभग 10,000 एक्टिव सैटेलाइट अर्थ के विभिन्न कक्षाओं में घूम रहे हैं, अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे हैं 10,000 एक्टिव सैटेलाइट्स। तो ऐसे भी काफी सारे सैटेलाइट हैं जो एक्टिव नहीं है, जिनका मिशन का उद्देश्य अचीव किया जा चुका है। तो वो वाले उन एक्टिव के अलावा इन सभी सैटेलाइट्स को और इन सभी ऑब्जेक्ट्स को हटाना भी हमारी जवाबदारी दोस्तों। और फिर आगे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, एज पर प्रोजेक्शंस दिस नंबर कैन रीच टू 1 लाख इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। आने वाले 10 से 15 साल में ये जो एक्टिव सैटेलाइट्स का आंकड़ा है वो 1 लाख छू सकता है। 1 लाख सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट सभी सैटेलाइट्स शामिल हैं। अभी हम जानते हैं कि काफ़ी देशों की काफ़ी सारी एजेंसीज ने प्राइवेट सैटेलाइट्स को भी अर्थ के ऑर्बिट में स्थापित करने की अनुमति दी हुई है। और एक जो पायनियर कंपनी है इसमें, वो कौन सी है? हम जानते हैं वो है इलॉन मस्क की स्पेसएक्स। हाँ, अब आगे चलते हैं। ऑल्सो इसरो हैज प्लान टू सेट अप स्टेशन नेम्ड एज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035। अब देखिए काफी सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में एक स्टेशन स्थापित किया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि उस स्टेशन से वो आकाशगंगा को या ब्रह्मांड को या सौर मंडल को और अच्छे से उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो लगभग जितनी बड़ी एजेंसीज है जैसे नासा, चाइना की जो एजेंसी, इन लोगों ने अपने स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन वहाँ पे स्पेस स्टेशन पहले से स्थापित किए हुए हैं हमारे ग्रह की कक्षा में। भारत भी अब एक ऐसा अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है जो 2035 तक स्थापित किए जाने की संभावना है। इसका नाम क्या है? ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारे करंट अफेयर से संबंधित हिस्सा हो गया। अब इसी में हम की पॉइंट्स में स्टैटिक जीके डिस्कस करेंगे। की पॉइंट्स, अब देखिए यहाँ पे किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के बारे में। तो पहला पॉइंट है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। हम जानते हैं कि हमारे देश की जो स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसका संचालन इसरो के द्वारा किया जाता है।
इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो वॉज प्रीवियसली नोन एज द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसरो का पहले नाम क्या था? इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंकोस्पार कहा जाता था, विच वॉज सेटअप इन 1962। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी, एंड वॉज रीनेम्ड इसरो इन 1969। और फिर उसका इसरो नाम कब रख दिया गया था? 1969 में, 1969 में रखा गया था। फर्स्ट चेयरमैन वॉज विक्रम साराभाई। इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? हमारे देश के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के प्रयासों द्वारा ही इसरो की स्थापना हुई थी, और वे ही इसके प्रथम चेयरमैन थे दोस्तों। अब देखिए आगे का इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन 1975 में इसरो बिल्ट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट नेम्ड आर्यभट्ट। इसरो ने अपने पहले उपग्रह से किसका निर्माण किया था और उसको अंतरिक्ष में भेजा था? आर्यभट्ट नामक एक उपग्रह था, जिसे 1975 में इसरो ने अंतरिक्ष में भेजा था दोस्तों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि पहले उपग्रह का नाम बताइए, उसे कब अंतरिक्ष में भेजा गया था, ये बताइए। फिर देखिए, इसरो हैज सेंट 3 मिशंस टू मून। इसरो अभी तक चंद्रमा पर 3 मिशन अलग अलग भेज चुका है। देखिए, पहला है चंद्रयान 1 2008 में, फिर चंद्रयान 2 2019 में, और चंद्रयान 3 2023 में। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे। चंद्रयान 3 मिशन द्वारा हम दुनिया में वो पहले देश बने थे जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सैटेलाइट जिन्होंने उतारा था। इससे पहले जितने भी सैटेलाइट है वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर नहीं पहुंच पाए थे। तो इसरो ने अभी तक चंद्रमा पर 3 मिशन भेजे हैं, चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में, चंद्रयान 3 2023 में, एंड 1 टू मार्स। ये हमने शुरू के क्वेश्चन में भी पढ़ा था। मार्स पे, मंगल ग्रह पे एक मिशन भेजा है जिसका नाम था मंगलयान 2014 में। तो ये की पॉइंट्स हो गए। अब आगे वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे इन दोनों, जो ये करंट अफेयर था और जनरल नॉलेज था, इनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, पहला क्या है? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? इसरो के वर्तमान प्रमुख हैं एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेस स्टेशन दैट इसरो प्लान्स टू सेटअप बाय 2035? 2035 तक इसरो जो स्पेस स्टेशन भेजने की तैयारी कर रहा है अंतरिक्ष में, उसका नाम क्या होगा? अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, उसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। फिर देखिए, व्हेन वाज इसरो previously known as Indian National Committee for Space Research, INCOSPAR was established। इसरो की स्थापना कब हुई थी? जिसका पहले ही नाम इंकोस्पार था, वो भी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। उसकी स्थापना हुई थी 1962 में दोस्तों। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई थे। फिर देखिए, व्हेन डिड इसरो बिल्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट नेम्ड आर्यभट्ट? आर्यभट्ट नाम के पहले सैटेलाइट का निर्माण इसरो द्वारा कब किया गया था? वो किया गया था 1975 में। फिर देखिए, व्हेन वाज द इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रीज कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसकी शुरुआत में हमने बात की थी। ये जो कमेटी होती है, जो सभी देश की प्रमुख एजेंसीज होती है, वो इस कमेटी की मीटिंग के माध्यम से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती है डेब्रीज फ्री मिशन हासिल करने के लिए, अंतरिक्ष से मलबा हटाने के प्रयासों की चर्चा करने के लिए। तो वो इसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1993 में। हाउ मेनी मिशंस टू मून हैज इसरो कंडक्टेड सो फार? इसरो ने अभी तक चंद्रमा तक कितने ग्रह भेज दिए हैं, उपग्रह भेज दिए हैं, चंद्रमा तक कितने मिशंस भेज दिए हैं? तो वो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कुल मिला के 3 मिशन भेजे हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। पहला भेजा गया था 2008 में,
दूसरा भेजा गया था 2019 में और तीसरा भेजा गया था 2023 में। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, व्हेन इन विच ईयर डिड इसरो सेंड इट्स सेकंड मिशन टू मून। इसरो ने अपना दूसरा मिशन चंद्रमा पे कब भेजा था? पहला 2008 में, दूसरा 2019 में, तीसरा 2023 में। तो हमने यहाँ पे पढ़ा 2019 में दूसरा मिशन भेजा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इंडियन नेवी कंडक्ट्स मेगा एक्सरसाइज ऑन ईस्ट कोस्ट। हमारी भारतीय नौसेना ने एक मेगा एक्सरसाइज की है। वो किधर की है? पूर्वी कोस्ट पे की हुई है। पूर्वी कोस्ट पे एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज कंडक्ट की है इंडियन नेवी ने। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये देखिए, व्हेन इज नेवी डे सेलिब्रेटेड। नेवी डे का कब मनाया जाता है? तो नेवी डे हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और फिर अगला प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से संबंधित, एडमिरल आर हरि कुमार के बाद भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख कौन होगा? हु विल बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन नेवी आफ्टर एडमिरल आर हरि कुमार। आर हरि कुमार अभी रिटायर होने वाले हैं इस मंथ के एंड तक, इस महीने के आखिर में वो रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद कौन इंडियन नेवी का चीफ बनेगा? तो वो होंगे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब डिटेल में पढ़ते हैं क्या इससे संबंधित करंट अफेयर और जनरल नॉलेज है। तो अभी जो मेगा एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने ईस्ट कोस्ट पे आयोजित की थी उसका नाम क्या था? पूर्वी लहर। पूर्वी लहर नामक एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने आयोजित की थी। अब और डिटेल में देखते हैं क्या है। इंडियन नेवी एक्सरसाइज नेम्ड एज पूर्वी लहर was conducted along the eastern coast to check its preparedness for the future and current challenges। तो भारतीय सेना ने जो अभी एक्सरसाइज कंडक्ट की थी उसका नाम था पूर्वी लहर। अब आगे देखिए, एक जो एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी कुछ समय पहले, उसका नाम क्या था? जो इंडियन नेवी ने कंडक्ट की थी उसका नाम था चक्रवात, विच वॉज कंडक्टेड इन 2023। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाइलेटरल एक्सरसाइज नेम्ड एज वरुण बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच नेवी वॉज कंडक्टेड इन 2023। भारतीय और फ्रांस की जो नौसेना है उनके बीच में एक बाइलेटरल मतलब द्विपक्षीय एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी, उसका नाम क्या था? वरुण था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि भारतीय और फ्रेंच नेवी के बीच में, इंडियन और फ्रेंच नेवी के बीच में जो द्विपक्षीय एक्सरसाइज होती है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है? वरुण। और वो कब अभी आयोजित की थी? लास्ट 2023 में की थी। दिस बाइलेटरल एक्सरसाइज बिगेन इन 1993। जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1993 में हुई थी। अब देखिए, मल्टीलेटरल बहुपक्षीय नेवल एक्सरसाइज नेम्ड एज मालाबार 2023 was conducted in Sydney, Australia with participation from Indian, Australian, Japanese and US Navy। तो मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय, काफी सारी देशों की नौसेना ने इसमें भाग लिया था। कौन कौन सी देशों की नौसेना ने भाग लिया था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस नेवी। तो इसका नाम क्या था? मालाबार 2023। ये इसका आयोजन कहाँ का किया गया था? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में हुई थी। और ये क्या था? ये इसका 27वां संस्करण था इस एक्सरसाइज का। जो मालाबार 2023 है ये इसका 27वां संस्करण था। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। अभी जिस देश की नेवी ने इसमें हिस्सा लिया वो एक इम्पोर्टेंट है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस नेवी। और एक जो नेवी की एक्सरसाइज हुई है, मल्टीलेटरल बायएनियल नेवल एक्सरसाइज was conducted in February 2024 in Visakhapatnam with participation from 51 countries. This started in 1995। एक मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारे देशों की बहुपक्षीय नेवल एक्सरसाइज हुई थी फरवरी 2024 में। कहाँ पे हुई थी आयोजित?
ये हुई थी विशाखापट्टनम में, जिसमें कितने देश की नौसेनाओं ने भाग लिया था? उसमें 51 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया था। ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 1995 में। ये बाई एनियल एक्सरसाइज, मतलब हर 2 साल में एक बार इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। तो अब ये फरवरी 2024 में हुई थी और जिसमें 51 देश की नौसेनाओं ने भाग लिया था। अब की पॉइंट्स की तरफ आते हैं। ये तो करंट अफेयर से संबंधित हिस्सा हो गया। अब देखिए की पॉइंट्स क्या है। इंडियन नेवी के बारे में हम की पॉइंट्स पढ़ेंगे। इंडियन नेवी वॉज फाउंडेड इन 26 जनवरी 1900 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता मिलने के पहले इट वाज रॉयल इंडियन नेवी, एक्टिव फ्रॉम 1612 टू 1950। स्वतंत्रता के पहले यह जो नौसेना है इसको कहा जाता था रॉयल इंडियन नेवी, जो कब से कब तक एक्टिव थी? सन 1612 से लेके सन 1950 तक। और जो भारतीय नौसेना का वर्तमान स्वरूप है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश एक गणतंत्र बना था। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? एवरी ईयर 6 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेवी डे। हर वर्ष 6 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। हमारी देश जो नौसेना है उसका एम्ब्लेम क्या है? उसका एम्ब्लेम है श नो वरुणः। श नो वरुणः मतलब अर्थात हमारे लिए वरुण शुभ हो। वरुण कौन होते हैं? वरुण हमारी भारतीय मान्यताओं के अनुसार वरुण जल देव होते हैं। जल के देवता को वरुण देवता कहा जाता है। तो शो न वरुणः यह हमारी इंडियन नेवी का एम्ब्लेम है। अब ये देखिए करंट चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार है टिल 30 अप्रैल 2024। अप्रैल के अंत तक एडमिरल आर हरि कुमार है। नेक्स्ट कौन रहेंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी रहेंगे। यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अब इससे संबंधित एमसीक्यूज देखते हैं। Which exercise marks the joint collaboration between Indian and French Navy? इंडिया और फ्रेंच नेवीज के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसको कहते हैं वरुण। अब और आगे चलते हैं। Which naval exercise involve participation from Indian, Australian, Japanese and US navies? इन 4 देशों की एक्सरसाइज के नेवीज की एक्सरसाइज को हम क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था, जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में अभी कुछ समय पहले हुई थी, उसको कहते हैं मालाबार एक्सरसाइज। अब व्हेन डिड रॉयल इंडियन नेवी सीज टू एग्जिस्ट? रॉयल इंडियन नेवी जो ब्रिटिश सरकार के समय थी वह कब खत्म हुई और इंडियन नेवी के रूप में उसने कब रूपांतरित हुई? तो वो खत्म हुई थी 1950 में। When was the इंडियन नेवी फाउंडेड? इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। What was the Where was the multilateral naval exercise Malabar 2023 was conducted? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा मालाबार 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? उसका आयोजन हुआ था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। When did the bilateral exercise Varun between India and French Navy commence? इंडिया और फ्रांस की जो नौसेना है उनके बीच की जो द्विपक्षीय एक्सरसाइज है उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। विश्व विरासत दिवस और मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंट, इनके बारे में हम इस हिस्से में चर्चा करेंगे। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। एएसआई की स्थापना कब हुई थी? एएसआई क्या है दोस्तों? भारतीय पुरातत्व संस्थान, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, सन 1861 में। अब देखते हैं आगे डिटेल में क्या है। वर्ल्ड हेरिटेज डे एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अब देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे also known as International Monuments and Sites Day is observed on 18th April every year. वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस को प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। It started in 1983 which was approved by UNESCO. यूनेस्को ने अप्रूव किया था और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1983 से। The theme of World Heritage Day is Discover and Experience Diversity. अब जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें वो कोई विशेष दिवस कब मनाया जाता है, उसके साथ साथ उसकी उस वर्ष की थीम, उस वर्ष के सब्जेक्ट के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी। तो इस वर्ष जो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है वर्ष 2024 में, उसकी थीम क्या है? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। थीम भी याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अब हमारे लिए। On this day, several organizations, societies, governments, and individuals come together to advocate the preservation of these marvels and increase public awareness about their significance. तो अब क्या होता है इस दिन, जो हमारे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो वो साइट्स होती हैं या मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वो जो हमारे लिए हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, उनके इम्पोर्टेंस को डिस्कस करने के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस, सोसाइटीज़, गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं और इनके प्रिजर्वेशन के लिए चर्चा करते हैं, उसके बारे में आगे की रणनीति बनाते हैं दोस्तों। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको कहा जाता है? इज अ प्लेस ऑफ आउटस्टैंडिंग कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और नेचुरल सिग्निफिकेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को। तो कोई भी ऐसी जगह, ऐसा स्थान या फिर ऐसी मनुष्य द्वारा निर्मित या प्रकृति द्वारा निर्मित ऐसी कृति जो या तो कल्चरल इम्पोर्टेंस की हो या फिर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की हो या फिर वैज्ञानिक साइंटिफिक इम्पोर्टेंस की हो या फिर नेचुरल सिग्निफिकेंस, प्राकृतिक आकृति भी हो सकती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है। तो यूनेस्को द्वारा समय समय पर विश्व में प्रत्येक देश में या फिर अधिकांश देशों में ऐसी साइट डिक्लेयर की जा चुकी है, की जाती है, जो हमारे लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए या तो किसी ना किसी माध्यम से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और उसको आने वाली जनरेशन्स को एक विरासत के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। तो वो कल्चरल इम्पोर्टेंस की भी हो सकती, सांस्कृतिक इम्पोर्टेंस की भी हो सकती, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की भी हो सकती है, या तो उसकी हिस्ट्री का एक संदेश मिलता हो या फिर साइंटिफिक इम्पोर्टेंस की हो सकती है। और इसको क्या कहा जाता है? ये इसकी जो रिकॉग्निशन है इस साइट का, वो यूनेस्को द्वारा किया जाता है, एंड प्रोटेक्शन, उसका जो सुरक्षा है, उसकी सुरक्षा जैसे कि उसमें और ज़्यादा कोई अब फर्दर डिके ना हो और वो उसकी हालत और ज़्यादा खराब ना हो, उसके लिए उसकी उसकी जो प्रोटेक्शन है वो यूनेस्को द्वारा की जाती है। These sites are considered vital for the collective heritage of humanity. हमारी मानव जाति के हेरिटेज या फिर विरासत के दृष्टिकोण से ये साइट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एंड आर प्रिजर्व टू इंश्योर देयर कंजर्वेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस विरासत के बारे में जान पाए, इनके इम्पोर्टेंस के बारे में जान पाए, इसीलिए इन साइट्स को सुरक्षित रखा जाता है। अब आगे देखें, करंटली देयर आर 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। भारत में वर्तमान में 42 ऐसी साइट्स हैं जिसको यूनेस्को ने
वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहा हुआ है, मेकिंग इट 6th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अनुरूप देखा जाए तो इंडिया का स्थान विश्व में छठा है। इससे इससे पहले 5 देश और हैं जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या ज़्यादा है। हाईएस्ट 59 इन इटली। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पे है? वो इटली में है, और वो कितनी है? वो 59 है। इंडिया में कितनी है? 42 है, 42 है। अब ये तो करंट अफेयर्स हो गया, क्योंकि 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल जीके पढ़ते हैं हम, या जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके पढ़ते हैं। एमएनआई एंड एएसआई। एमएनआई क्या होता है? मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जैसे यूनेस्को तो पूरे विश्व में काम करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, वैसे ही हमारे देश में एक जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है? मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब एक ऐसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसे निर्माण जो हमारे लिए राष्ट्रीय महत्व के हों, उनको हम क्या कहते हैं? मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। अब देखिए, इसमें डिटेल में ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अ मॉन्यूमेंट और अ साइट इज डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एएसआई जो है वो इस बात की घोषणा करता है कि कौन सा साइट, कौन सी जगह, या फिर कौन सी आकृति या कौन सा निर्माण हमारे लिए राष्ट्रीय महत्व का है। इसकी घोषणा कौन करता है? इसकी घोषणा करता है एएसआई। हमारा जो एएसआई है वो एमएनआई कौन होगा? मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए कौन सी साइट क्वालिफाई करेगी, इसका डिसीजन करता है। व्हेन इट हैज स्पेशल हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट, मेकिंग इट वर्दी ऑफ डिक्लेरेशन एज national importance, and it qualifies under specified provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act। एक हमारा जो महत्वपूर्ण लॉ है या फिर एक कानून है वो कौन सा है? एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958। तो जो हमारा एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो किसी भी साइट को जो नेशनल इम्पोर्टेंस की है ये डिक्लेयर करता है, तो वो कौन से कानून के तहत करता है? वह ये वाला जो कानून है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 इस कानून के तहत करता है। अब कौन सी ऐसी साइट है जो एमएनआई डिक्लेयर की जा सकती है? अब कौन सी ऐसी साइट है जो एमएनआई डिक्लेयर की जा सकती है? देखिए, वो साइट जो व्हेन इट has special historical, archaeological or artistic interest, making it worthy of declaration as national importance, and it qualifies under the specified provisions of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958। तो जब भी कोई ऐसी साइट होती है जिसका कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो, कोई आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हो, या कोई आर्टिस्टिक इंटरेस्ट हो, उसे आम तौर पे मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसे कौन से एक्ट के तहत डिक्लेयर किया जाता है? वो एक्ट है 1958 का, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। अब अगला पॉइंट क्या है इसमें? देखिए, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस आर ऑफिशियली कंजर्व्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं उनका संरक्षण कौन करता है? उनका संरक्षण करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई। देयर आर 3697 एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स डिक्लेयर्ड एज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इन द कंट्री। हमारे देश में अभी वर्तमान में कितने एमएनआई हैं? वो टोटल हैं 3697 जो प्राचीन मॉन्यूमेंट्स हैं और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन द कंट्री। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो हमारे देश की एक ऐसी संस्था है जो आर्कियोलॉजी
से संबंधित रिसर्च करती हैं, पुरातत्व विज्ञान से संबंधित रिसर्च करती हैं और जितने भी प्राचीन स्मारक हैं, जितने जो कल्चरल या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करती है। इट वाज फाउंडेड इन 1861 बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी स्थापना सन 1861 में की गई थी एंड इज करंटली हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। और वर्तमान में उसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। करंट करंट डायरेक्टर जनरल इज यदुबीर सिंह रावत। इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? श्री यदुबीर सिंह रावत हैं। अब यहाँ पे देखिए इससे संबंधित एमसीक्यूज क्या हैं। विश्व विरासत दिवस की शुरुआत कब हुई थी? वर्ल्ड हेरिटेज डे बिगिन इन विच ईयर वर्ल्ड हेरिटेज डे बिगन? वो कब स्थापना हुई थी यूनेस्को द्वारा? वो हुई थी 1983 में। विश्व विरासत दिवस की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे? इस बार चूंकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि अब परीक्षाओं में तारीख के साथ साथ या वर्ष के साथ साथ थीम भी डिस्कस की जाती है, तो विश्व विरासत दिवस की वर्तमान में जो थीम है वो है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल वर्तमान में कितने हैं? वो है 42। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या में की संख्या किस देश में सबसे अधिक है? सबसे अधिक जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की वो है इटली में। ये कितनी है? इसका नंबर है 59। हमारे देश में कितनी है? 42। पहले नंबर पे इटली, छठे नंबर पे हमारा देश है जिसमें 42 विश्व विरासत साइट यूनेस्को विश्व विरासत साइट्स हैं। एएसआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एएसआई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एमएनआई का संरक्षण कौन करता है? एमएनआई का संरक्षण एएसआई द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए नेशनल सिविल सर्विस डे, राष्ट्रीय सेवक सिविल सेवा दिवस के बारे में है ये। अब इसमें जो करंट अफेयर है वो नेशनल सिविल सर्विस डे से संबंधित है। ऑन विच डे नेशनल सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड? तो हर वर्ष जो है 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का पहले नाम क्या था जिसे सन 1858 में शुरू किया गया था? तो अभी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसे पहले इंडियन सिविल सर्विस के रूप में जाना जाता था आज़ादी के पहले। अब देखते हैं इनको और इन टॉपिक्स को डिटेल में। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल, प्रति वर्ष 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है which is celebrated on 21st April every year. Civil civil servants are recognized for their hard work and dedication to serving the people. तो जिस दिन सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को, उस दिन सिविल सेवकों द्वारा, सिविल सर्वेंट्स द्वारा जो हार्ड वर्क किया जाता है और जो उनका डेडिकेशन है इस देश के प्रति और देश के नागरिकों की सेवा के प्रति, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। द फर्स्ट सेलिब्रेशन वाज हेल्ड ऑन अप्रैल 21, 2006 एट विज्ञान भवन। पहली बार इस दिवस को वर्ष 2006 में 21 अप्रैल के दिन ही मनाया गया था विज्ञान भवन नई दिल्ली में। अब 21 अप्रैल को ही क्यों बनाया गया था उसका लिए इम्पोर्टेंट है ये याद रखना कि द ओरिजिन ऑफ सिविल सर्विस डे डेट्स बैक टू द स्पीच ऑफ फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल which was delivered to probationary civil officers and referring them as the steel frame of India। तो हमारे देश के पहले जो गृह मंत्री थे, हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल के दिन ही पहली बैच थी सिविल सर्वेंट की जो पहली बैच थी उसको 21 अप्रैल के दिन ही पहला लेक्चर दिया था, उन्होंने एक स्पीच दी थी और उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में रेफर किया था। उन्होंने कहा था कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो हमारे देश की स्टील फ्रेम के जैसे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे हमारे देश में आगे चल के, इसीलिए 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में चुना गया। ईच ईयर ऑन दिस ओकेजन द प्राइम मिनिस्टर कन्फेयर्स द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हर साल
जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस दिन सिविल सर्वेंट्स को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाले अवार्ड प्रदान करते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो की पॉइंट्स हैं सिविल सर्विस या आईएएस से संबंधित, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस वाज अर्लियर known as Indian Civil Service which started in 1858। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पहले नाम क्या था? इंडियन सिविल सर्विस था, जिसकी शुरुआत वर्ष 1858 में हुई थी। आफ्टर 1947 द इंडियन सिविल सर्विस डेवलप्ड इनटू इट्स करंट शेप। जो वर्तमान स्वरूप है इंडियन सिविल सेवा का, वो कब से शुरू हुआ? वह 1947 के बाद से शुरू हुआ। द फर्स्ट इंडियन टू इमिग्रेट टू इंडिया, ये गलत है। द फर्स्ट सिविल इंडियन टू जॉइन सिविल सर्विस। तो पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा ज्वाइन की हो वो कौन थे? श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। क्योंकि इससे पहले, आज़ादी के पहले जो सिविल सर्विस थी उसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स ही ज्वाइन कर सकते थे। जो पहले इंडियन बने इस सिविल सर्विस को ज्वाइन करने वाले, वो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। द मोस्ट सीनियर पोजीशन एन आईएएस ऑफिसर कैन होल्ड इज कैबिनेट सेक्रेटरी। आईएएस ऑफिसर जो सबसे ज़्यादा सीनियर पोजीशन पे पदोन्नत होके जा सकता है, वो कौन सी होती है? होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की या कैबिनेट सचिव की। जो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके सचिव की भूमिका जो होती है, केंद्र सरकार की जो कैबिनेट होती है उसके सचिव की भूमिका सबसे ज़्यादा सीनियर भूमिका है, सीनियर पोजीशन है जो आईएएस ऑफिसर जिस पे जा सकता है। अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा वाज द फर्स्ट वुमन टू होल्ड एन आईएएस पोजीशन। श्रीमती अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा पहली महिला थी, पहली फीमेल थी जिन्होंने आईएएस ज्वाइन किया। द फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर इज किरण बेदी। किरण बेदी जी पहली फीमेल आईपीएस ऑफिसर थी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रथम राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का आयोजन कब हुआ था? तो वो आयोजन हुआ था 2006 में 21 अप्रैल के दिन विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ था। सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने कहा था? हु रेफर्ड टू सिविल सर्वेंट एज दी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। What kind of awards are given by the Prime Minister on Civil Service Day? सिविल सर्विस दिन के उपलक्ष्य में जो प्रधानमंत्री हैं सिविल सेवकों को कौन से अवार्ड देते हैं? एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड्स। एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। पहला भारतीय जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुआ वो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इससे पहले सिर्फ ब्रिटिशर्स ही ज्वाइन कर सकते थे। आईएएस अधिकारी किस सबसे उच्च पद पर हो सकता है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो सीनियर मोस्ट पोजीशन हो सकती है वो कौन सी हो सकती है? वो कैबिनेट सेक्रेटरी की हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी। पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? वो है किरण बेदी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए क्या है, स्वीडन जॉइंस आर्टेमिस अकॉर्ड्स। अब आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या है इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। उससे पहले ये जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित हमारे लिए प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो है कि अभी तक कितने देशों ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स साइन कर दिया है? आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसका सही उत्तर है 39 देशों ने किया है। आर्टेमिस समझौते द्वारा किस चीज़ का सहयोग स्थापित किया जाता है? तो उसके द्वारा किया जाता है आउटर स्पेस जो है, अंतरिक्ष जो है उसके पीसफुल एक्सप्लोरेशन के लिए, या फिर उसमें कॉपरेट करने के लिए, पीसफुल एक्सप्लोरेशन में कॉपरेट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब डिटेल देखते हैं इसकी। स्वीडन एंड स्लोवेनिया बिकेम द 38th एंड 39th कंट्री रेस्पेक्टिवली टू साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स। स्वीडन और स्लोवेनिया 38वें और 39वें देश बने क्रमशः आर्टेमिस अकॉर्ड्स ज्वाइन करने के लिए। अब आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या है? द आर्टेमिस अकॉर्ड्स इज अ सीरीज ऑफ नॉन बाइंडिंग bilateral arrangements between the United States government and other world governments that
elaborates on the norms expected to be followed in outer space. यूएस की जो गवर्नमेंट है, यूएसए की जो गवर्नमेंट है, उनके बीच में और दूसरे देश की गवर्नमेंट के बीच में इस प्रकार के ये नॉन बाइंडिंग बायलैटरल अरेंजमेंट होते हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसमें किस बात की चर्चा होती है? उसमें चर्चा होती है नॉर्म्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड इन आउटर स्पेस, जो नियमों का हमें पालन करना चाहिए, जो हमारा हमारी चेष्टा होनी चाहिए आउटर स्पेस में, उसके नियमों के बारे में बात होती है आर्टेमिस अकॉर्ड्स में। तो ये किस किस के बीच में साइन किया जाता है? ये साइन किया जाता है यूएस गवर्नमेंट के बीच में और किसी भी दूसरे देश की सरकार के बीच में। तो अभी तक ऐसे कितने ऐसे कितने समझौते हो चुके हैं? अभी तक 39 समझौते हो चुके हैं। ड्राफ्टेड बाय नासा एंड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, the accords establish a framework for cooperation in civil exploration and peaceful use of the moon, Mars and other astronomical objects। तो ये क्या होता है? इन समझौतों में किस बात की चर्चा होती है? इन समझौतों में चर्चा होती है सिविल एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ द मून, मार्स एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। चंद्रमा, मंगल और दूसरे खगोलीय ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उनके पीसफुल एक्सप्लोरेशन के बारे में बात होती है इन समझौतों में। इट वॉज फर्स्ट साइंड इन 2020, सन 2020 में पहली बार इसमें साइन किए गए थे। करंटली देयर आर 39 पार्टीज इन दी अकॉर्ड इंक्लूडिंग इंडिया। वर्तमान में भारत समेत इस अकॉर्ड में 39 देश या 39 पार्टीज हो चुकी हैं। अब ये क्या है? आर्टेमिस अकॉर्ड्स के बारे में और डिटेल में देखिए। पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस, ऑल एक्टिविटीज conducted under the Artemis program must be carried out for peaceful purposes in accordance with international law। इंटरनेशनल लॉ के अनुरूप जितने भी एक्टिविटीज़ होगी स्पेस में इस आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत, वो सब शांतिपूर्वक तरीके से की जाएगी और शांति फैलाने वाले उद्देश्यों के लिए ही की जाएगी। क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से ऐसा सुनने में भी आया है कि कुछ देश स्पेस में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, या मिलिट्री या फिर आर्मी की या फिर इस प्रकार की न्यूक्लियर बॉम्ब, इस तरीके की एक्टिविटीज़ स्पेस में भी प्लान कर रहे हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है इमरजेंसी असिस्टेंस। नेशंस साइनिंग द आर्टेमिस अकॉर्ड्स आर कमिटेड टू असिस्टिंग एस्ट्रोनॉट्स एंड पर्सनल्स इन आउटर स्पेस हु आर इन डिस्ट्रेस। तो जितने भी देश हैं, उसका अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो जब अंतरिक्ष में होता है और उसको किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सभी देश एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हैं उन एस्ट्रोनॉट्स की मदद करने के लिए। registration of space objects, nations participating in Artemis should determine which of them should register any relevant space object। सो अब ये कि जितने भी देश हैं, वो कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई इनको कॉमेट दिखता है, कोई उल्का पिंड दिखता है, या फिर और कोई खगोलीय ऑब्जेक्ट दिखता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, उसका क्या नाम रखना है, ये सब देश मिलकर डिसाइड करेंगे। स्पेस रिसोर्सेस, द अकॉर्ड सिग्नेटरीज अफर्म that extracting and utilizing space resources from the celestial bodies listed is vital to supporting safe and sustainable space exploration। तो जितने भी स्पेस बॉडीज हैं, उन पे से अगर हमको कुछ, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है, जैसे कि चंद्रमा है, या फिर कोई उल्का पिंड है, या फिर कोई उपग्रह है, या फिर कोई दूसरा ग्रह है, उसमें से अगर हमको कुछ भी स्पेस रिसोर्स मिलता है, कोई जानकारी मिलती है, तो हम वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, ताकि हम उसका सेफ और सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन कर सकें। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लीजिए एक देश ने चंद्रमा पे कोई उपग्रह भेजा, वहाँ पे से उसको कोई जानकारी मिलती, या किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी जैसे मार्स या और कोई ग्रह भेजा, वहाँ से जो जानकारी मिलती है, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, ताकि वो सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। दी अकॉर्ड,
ये वाला पॉइंट तो हो गया। और ऑर्बिटल डेब्रीज, कंट्रीज आर कमिटेड टू प्लानिंग फॉर द सेफ एंड टाइमली एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ डेब्रीज एज ए पार्ट ऑफ द मिशन। तो अभी हमने शुरुआत में भी पढ़ा था आईडीसी जो है जिसका फॉर्मेशन 1993 में हुआ था। तो आर्टेमिस अकॉर्ड्स में भी जितने भी देश हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, वो इस बात के लिए कमिटेड हैं कि वो प्लान करेंगे कि जो स्पेस में डेब्रीज हैं, जो मलबा है, उसको ख़त्म किया जा सके और एक प्लान तरीके से उस मलबे को हटाया जा सके। वो भी इस अकॉर्ड्स में मेंशन किया हुआ है, इन समझौतों में मेंशन किया हुआ है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आते हैं। आर्टेमिस समझौते कौन कौन से संस्थानों ने मिलकर तैयार किया है आर्टेमिस समझौतों को? तो अभी हमने पढ़ा था नासा एंड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ऑप्शन नंबर डी। समझौतों पर हस्ताक्षरकर्ताओं ने क्या महत्वपूर्ण माना? What did the signatories of the agreement considered important? Safe and sustainable space exploration, military operations in space, commercial space tourism, terraforming other planets. So safe and sustainable space exploration, ये सभी ने महत्वपूर्ण माना है। आर्टेमिस समझौता पहली बार कब अस्तित्व में आया? तो आर्टेमिस समझौता वर्ष 2020 में पहली बार अस्तित्व में आया। तो अब ये क्या करता है? आर्टेमिस समझौते द्वारा किस चीज का सहयोग स्थापित किया गया है? व्हाट कॉपरेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय द आर्टेमिस अकॉर्ड्स? कॉपरेशन इन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, मिलिट्री से संबंधित या न्यूक्लियर वेपन से संबंधित, स्पेस टूरिज्म से संबंधित कुछ भी इसमें डिस्कस नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पे और भविष्य में भी अब नियमित अंतराल पे आते रहेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।